नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीत त्रिवेदी। पिछले दिनों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन एक विवाह समारोह में गए। ये विवाह समारोह दरअसल उनके कार्यकर्ता का था। नागपत्तिनम एक जगह है, वहां आयोजित हुआ था विवाह। तो जो आशीर्वाद स्टालिन ने अपने कार्यकर्ता को दिया, उसमें उन्होंने कहा कि शादी आपको मुबारक और तुरंत जितने हो सके आप बच्चे पैदा करिए। लोग जो आसपास खड़े थे, उन्होंने इस तरह का जो आशीर्वाद सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन जिस तरह से उसे बाद में समझाया गया तो लोगों की संशय जो है बन रही थी वो दूर हो गई। आखिर क्यों इन्होंने ऐसा कहा था? मुख्यमंत्री के इस तरह के आशीर्वाद के पीछे वजह क्या थी? वो एक राजनीतिक स्टेटमेंट के तौर पर जब परिभाषित हुआ तो बात सामने आई कि दरअसल स्टालिन महोदय को इस बात का बड़ा कष्ट है आज की तारीख में कि ऐसे में जबकि हमारे देश में परिसीमन होने जा रहा है और परिसीमन के बाद लोकसभा में जो सीटों की संख्या है फिलहाल 543, वो बढ़कर के 800 होने वाली है और हर राज्य की सीटें बदलेंगी, तो उसमें वैसे राज्यों की सीटें घट जाएंगी जहां आबादी कम है और वैसे राज्यों की ज़्यादा बढ़ जाएंगी जहां पर आबादी ज़्यादा है। और कहा यही जाता है कि जो जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार ने कार्यक्रम चलाए, दशकों से जो चल रहे हैं कार्यक्रम, उसे बहुत ही संजीदगी से लागू किया दक्षिण के राज्यों में। तमिलनाडु उसी में से एक राज्य है। नतीजा ये हुआ कि उनकी जो आबादी है वो स्टेबल हो गई, धीरे धीरे बढ़ने लगी, जबकि उत्तर के राज्य, खासतौर पर हिंदी पट्टी के राज्यों में बेतहाशा बेशुमार आबादी बढ़ती चली गई, बिहार और उत्तर प्रदेश में खासतौर पर। और अब उसका असर देखने को मिल रहा है कि जब फिर से परिसीमन हो रहा है तो फिर उन राज्यों की नंबर ऑफ सीट बढ़ने जा रही हैं जहां पर आबादी ज़्यादा है, और उन राज्यों की सीटें घटने जा रही हैं या वहीं रहने जा रही हैं जहां आबादी संतुलन में है या फिर जहां फैमिली प्लानिंग को तवज्जो दी गई। यानी कि जिन्होंने अच्छा काम किया वो नुकसान में रहने वाले हैं, जिन्होंने सरकार की नहीं सुनी, अपनी आबादी बेतहाशा बढ़ाई, उनको ज़्यादा सीटें दे करके सम्मानित किया जा रहा है। तो ऐसे में तो मुख्यमंत्री दुखी होकर कहेंगे ही ना कि भाई आप शादी करिए और जितने बच्चे पैदा कर सकते हैं करिए, जल्दी जल्दी करिए। उन्हें ये लगता है कि फैमिली प्लानिंग को, जनसंख्या नियंत्रण को लागू करके अपने राज्य में तमिलनाडु वासी तो ठगे रह गए, क्योंकि अभी फ़िलहाल 39 सीटें हैं तमिलनाडु की लोकसभा में। अगर परिसीमन होता है तो एक आंकड़ा कहता है कि वो सीटें घट करके 31 रह जाएंगी, 39 से, जबकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त 80 सीटें हैं और कहा जाता है कि जिस तरह से आबादी बढ़ी है, 80 लोकसभा सीटें बढ़ करके हो जाएंगी 120। तो जाहिर है कि इसी तरह का आशीर्वाद मुख्यमंत्री के मुंह से निकलेगा। और बात यहीं तक नहीं रुक रही है, बात तो अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि इसे एक राजनीतिक आंदोलन में तब्दील किया जा रहा है। और इसीलिए आज बात परिसीमन पर और परिसीमन के बाद किस तरह से सियासत इसके आसपास तैयार हो रही है, जिसमें कि नॉर्थ बनाम साउथ, उत्तर बनाम दक्षिण, एक तरह से एक बवाल फैल रहा है। लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ उत्तर बनाम दक्षिण का ही नहीं है। बात तो ऐसा है कि उत्तर के भी कई राज्यों में कम और ज़्यादा हो जाने वाली है सीटें। लेकिन इस पूरी बात को ज़रा तफसील से समझने के लिए आपको कुछ इस तरह से पहली बात बताएं कि हमारे यहाँ लोकसभा में 543 सीटें हैं। ये 543 सीटें संविधान में तय की गई थीं
और समय समय पर ये सीटें बदलेंगी। कैसे बदलेंगी? दो तरीके से बदलेंगी। एक तो 543 जो चुनाव क्षेत्र हैं, लोकसभा चुनाव क्षेत्र जो हैं, उनके आकार में परिवर्तन आएगा। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के पास 80 सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश को 80 भागों में बांटा गया है, लेकिन हर सीट पर जिस तरह से आबादी घट बढ़ रही है उस हिसाब से उसे रीड्रॉ किया जाएगा। अब मान लीजिए कि आगरे में जो इलाके पड़ते हैं, हो सकता है कि अगली परिसीमन में वो फिरोजाबाद में पड़े, क्योंकि सभी कंस्टिट्यूएंसी में आबादी बराबर रहे, कोशिश इस बात की है। मान लीजिए कि जो इलाका लखनऊ में पड़ता है वो हो सकता है अगली दफ़ा मोहनलालगंज में पड़े। जो इलाका मान लीजिए कि पड़ता है पटना में, वो हो सकता है कि एक नया क्षेत्र तैयार किया गया पाटलिपुत्र और उसमें चला गया। वो जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बन रही है वो भी इसी लिहाज से बन रही है क्योंकि आबादी को संतुलित करके वो जितने नंबर ऑफ सीट्स हैं उन्हीं में बांट देना है। तो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के पास 80 सीटें हैं, 80 सीटें हैं तो 80 सीटों में सारी आबादी बढ़ जाए और किसी सीट में ज़्यादा किसी सीट में कम ना हो। इसीलिए जो आकार है कंस्टिट्यूएंसी का, चुनाव क्षेत्र का, उसे बदलते रहना है ताकि जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, एक सीट से दूसरी सीट में कम और ज़्यादा ना हो जाए। तो ये एक तरह से होता है परिसीमन। और दूसरा परिसीमन ऐसे होता है कि आबादी के हिसाब से अब ज़रूरत है कि हम चुनाव क्षेत्रों को ही बढ़ाएं, जिसकी बात फिलहाल हो रही है। आकार तो बदलते रहते हैं। आपने देखा होगा कि आपके इलाके में पहले जो चुनाव क्षेत्र नहीं होता था, अब वो चुनाव क्षेत्र बन गया है। जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये पहले खुर्जा लोकसभा क्षेत्र में आता था, नोएडा का इलाका। आज की तारीख में ये गौतम बुद्ध नगर है, ये एक लोकसभा क्षेत्र नया बन गया, खुर्जा यहाँ से दूर है। उसी प्रकार ये बदलाव तो आता रहता था, लेकिन आंकड़े नहीं बदलते थे। 80 सीटें उत्तर प्रदेश में तो 80 हुआ करती हैं, अभी तक तो यही रहा था। लेकिन क्योंकि आबादी बहुत बढ़ गई है और एक एक सांसद के ऊपर पहले से ज़्यादा अब प्रेशर है। मतलब पहले ये कल्पना थी कि हर आबादी जो 12 लाख की है, 12 से 15 लाख की, तो उसे एक सांसद रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अब कहीं कहीं ये देखा जा रहा है कि 30-30 लाख तक आबादी चली गई है। अब दिल्ली को ही ले लीजिए, दिल्ली में 30 लाख के आसपास होता है एक चुनाव क्षेत्र में वोटर, आबादी। वोटर उसमें से करीब 20 लाख हो जाते हैं, 18 लाख हो जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि 30 लाख का प्रतिनिधित्व एकमात्र सांसद कैसे करेगा। तो यहाँ पर अगर 15 लाख वाला रूल लगाते हैं तो अभी 7 सीटें हैं, 14 सीटें हो जाएंगी। तो इसी प्रकार हर जगह सीटें बढ़ाई जानी चाहिए। परिसीमन आयोग के बनने के पहले ये विचार सरकार के मन में आया और इसीलिए आपने देखा होगा कि नई संसद बनाई गई और उस नई संसद में 800 सीटें हैं। पुरानी संसद में तो 543 ही सीटें थी। नई संसद में अभी पीछे की सीटें खाली रहती हों, आपने देखा होगा टीवी पर। वो खाली रहती हैं सीटें इसीलिए कि जब परिसीमन हो जाएगा तो फिर नए लोग भर दिए जाएंगे और वो नए लोग जो आएंगे सांसद बन करके, वो उस पूरे जगह पर बैठा करेंगे जो कि अभी बना करके खाली छोड़ दी गई हैं। तो ये एक सिलसिला है जो कि संविधान में भी इसकी कल्पना की गई है कि समय समय पर परिसीमन होता रहेगा। पहले आकार का होगा और जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है तो फिर नंबर ऑफ सीटें भी बढ़ा दी जाएंगी। तो इसी क्रम में साल 2026 के बाद परिसीमन होना है और परिसीमन साल 2026 के बाद चूंकि होना है और सीटें बढ़ाई जानी हैं, 800 किया जाना है, उस कारण से दक्षिण के जो राज्य हैं वो चिंता में पड़ गए हैं क्योंकि वहाँ पर आबादी या तो स्टेबिलाइज हो गई है या घटी है उत्तर की अपेक्षा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच उन्हें ये लग रहा है कि हमें तो सीटें कम जाएंगी, उत्तर प्रदेश और बिहार वालों की बढ़ जाएंगी।
तो फ़ायदा हमें क्या होगा, हमारी आवाज़ जो संसद में है वो घट जाएगी। मान लीजिए उत्तर प्रदेश से 120 सांसद बोलेंगे, तमिलनाडु से मात्र 31 बोलेंगे, तो उस हिसाब से जो एलोकेशन है, जो आवंटन है संसाधनों का, वो भी घट जाएगा। तो उनका ये कहना है कि ये क्या बात हुई, जो पहले हमारी ताकत थी वो घट जाएगी और जिन लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया उनकी बढ़ जाएगी। पर पॉलिसी तो लोकतंत्र की यही है ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। और ये राजनीति में उपयोग हो रहा है तो फिर वहाँ क्यों ना उपयोग हो जहाँ ज़रूरी है इसका उपयोग करना। कहने का मतलब ये कि एक व्यक्ति एक वोट आप तो तय करेंगे ही। अब एक व्यक्ति एक वोट अगर है और व्यक्तियों की संख्या उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा सीटें तो उन्हें मिलेंगी ही। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया, तमिलनाडु ने जब इस सवाल को उठाया और 5 तारीख को सर्वदलीय बैठक की, तो उन्होंने कहा कि हम कोई भी नुकसान नंबर ऑफ सीट्स के संदर्भ में दक्षिण के राज्यों का नहीं होने देंगे। अमित शाह चूँकि गृह मंत्री हैं और उन्हीं के मंत्रालय के तत्वावधान में ये पूरा परिसीमन का कार्रवाई होना है, तो उन्होंने इस बात को कहा कि वो किसी भी राज्य में खास तौर पर साउथ इंडियन स्टेट्स में नंबर ऑफ सीट्स जो उनकी लोकसभा में है उसका नुकसान नहीं होने देंगे। पर अब साउथ वालों का ये कहना है कि साहब ऐसा है कि हमारी सीटें वहीं आप रहने दें, मान लिया, लेकिन दूसरे राज्यों की बढ़ा दें आगे, तो फिर तो हम कमज़ोर ही पड़ गए ना। फिर हमारी वैल्यू तो तभी ना है जब दूसरे राज्यों की भी उतनी ही हो और हमारी भी उतनी ही हो। अब हमारी उतनी ही रह जाए और दूसरे राज्यों की बढ़ जाए क्योंकि उनकी आबादी बढ़ी हुई है, तो फिर हम तो कमज़ोर पड़ गए। हमसे ज़्यादा लोग दुगने तिगने जिस राज्य के आए हुए रहेंगे वो अपने राज्य के लिए संसाधन लेकर के जाएंगे। सरकार भी बाध्य होगी उन्हें आवंटित करने के लिए क्योंकि उनके पास मोर नंबर ऑफ एमपीज़ हैं, मोर नंबर ऑफ पीपुल है। अब इस तरह की जो दलील है ये दक्षिण में बहुत से राज्यों को अब ये प्रभावित कर रही है। और तमिलनाडु में सबसे पहले स्टालिन ने ये 5 मार्च को बैठक जब बुलाई तो उसमें तमाम राजनीतिक दल पहुँचे, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के जाहिर है पक्ष में है क्योंकि केंद्र सरकार में है वो, और सबों को ये चिंता थी, सबों को ये लगा कि अरे ये तो नुकसान हो जाएगा। और इससे उत्साहित होकर के अब वहाँ के मुख्यमंत्री स्टालिन ने 7 राज्यों को पत्र लिखा है, ख़ास तौर पर उन राज्यों को जहाँ संभावना ये है कि आबादी उनकी चूँकि स्टेबलाइज कर गई थी या घट गई थी या उस तरह से बढ़ी नहीं है, लिहाजा उन राज्यों की सीटें कम सकती हैं। और ऐसे में उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि 22 मार्च को एक बड़ी बैठक की जाए और एक जॉइंट एक्शन कमेटी का गठन किया गया है ताकि ये मसला आगे बढ़े। उसमें राज्य कौन कौन से आते हैं, तमिलनाडु तो है ही, इसके अलावा 7 और राज्य हैं, केरल है, केरल के अलावा आंध्र प्रदेश है, उसके अलावा तेलंगाना है, कर्नाटक है और उसके अलावा उड़ीसा भी है और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल भी है। 2 राज्य ऐसे हैं जिनको कि एनडीए राज्यों की श्रेणी में आप गिन सकते हैं। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आंध्र में चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनके भी राज्यों में ये मुश्किल आ सकती है, लिहाजा उन राज्यों को भी लिखा गया है। अब परिसीमन का ये जो सवाल है इसको राजनीतिक रंग भी दिया गया है और मसला यहीं आकर फंसता है। स्टालिन का ये कहना है कि देखिए साहब, ऐसा है कि आप अपनी ताकत बढ़ा इसीलिए रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के राज्यों में जीत नहीं पाती है, लिहाजा वो हमारी ताकत ही कम कर देना चाहती है। वो केंद्र की सरकार में बैठी हुई है, लिहाजा वो हमारी ताकत कम कर देगी और इसीलिए ये डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज किया जा रहा है और इसे रोका जाना चाहिए। साल 1975 में आखिरी दफ़ा ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, अगर माफ़ करें, अगर मुझे लगता है ये 42वें संविधान संशोधन साल 1971 में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई थी और ये कहा गया था कि इसके बाद अगली डिलिमिटेशन जो है वो 2001 में होगी। साल 2001 में जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज
होना था तो उस वक़्त भी ये सवाल उठे। अटल जी की सरकार थी, उन्होंने 84वां संविधान संशोधन लाया और कहा कि जो जैसे है वैसे रहेगा अगले 25 साल। यानी कि पिछले 50 सालों से हमारे देश में परिसीमन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ाने वाला नहीं हुआ है। हाँ, वो परिसीमन ज़रूर हुआ है जिसमें कि आकार बदल गए हैं, कुछ नए कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन गए हैं, कुछ पुराने गायब हो गए हैं, लेकिन जहाँ 80 है वहाँ 80 ही है, जहाँ 40 है वहाँ 40 ही है। अगर 39 है तमिलनाडु में तो 39 ही है, अगर 42 है महाराष्ट्र में तो 42 ही है, अगर 48 है पश्चिम बंगाल में तो 48 ही है। तो इस तरह से आप पाएंगे कि वो आंकड़े तो वही हैं, उनका आकार बदलता रहा है। कभी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन जाता है, कभी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी हट जाता है, वो पुराना हो जाता है और आकार के हिसाब से नई कॉन्स्टिट्यूएंसी गढ़ दी जाती है। लेकिन आकार के हिसाब से ही गढ़ी जाती है, नई कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर्स में नहीं बढ़ी है। लेकिन इस बार तो नंबर्स में बढ़ने का है। तो रेवंत रेड्डी साहब जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने 240 सीटों में से मात्र 29 सीटें जीत पाई थी दक्षिण के राज्यों में से, मात्र 29 सीटें। और वो आई उसे कहाँ से, उसके लिए सबसे ज़्यादा कर्नाटक मुफीद है। तो इसीलिए इतने राज्यों में जो सीटें हैं दक्षिण में वो है 131, उसमें मात्र वो 29 जीत करके आई है, लिहाजा वो दक्षिण को कमज़ोर कर देना चाहती है। तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं। 22 तारीख को बैठक बुला ली गई है। परिसीमन की कार्रवाई अगर आप दूसरे नज़रिए से देखें तो वो ज़रूरी भी है। हमारे देश में 4 बार परिसीमन हुआ है। एक पहली दफ़ा 1953 में परिसीमन कि भाई क्षेत्र बनाओ, कहाँ कहाँ से कौन कौन चुन के आएंगे। 543 की एक बड़ी पंचायत लोकसभा बनानी है तो 1953 में हुआ। फिर 1962 में हुआ, 1962 के बाद 1972 में फिर से परिसीमन हुआ और फिर साल 2002 में हुआ। लेकिन इन सभी परिसीमन में 543 का आंकड़ा नहीं बदला है। 543 का आंकड़ा जस के तस है, लेकिन उसका आकार ज़रूर बदला है। कोई कंस्टिट्यूएंसीज जो छोटी थी वो थोड़ी बड़ी हो गई, कोई जो बहुत ज़्यादा बड़ी थी लेकिन उनमें आबादी कम थी तो वो छोटी हो गई, क्योंकि आबादी के हिसाब से बनती है। हाँ, राज्यों में इन परिसीमन की 4 जो कमेटियां बनी थी, इन्होंने राज्यों में आंकड़े बदले हैं। कहीं 200 सीट होते थे तो वो 225 हो गए, कहीं 380 होता था वो 403 हो गया। तो इस तरह से बढ़ाया गया है, लेकिन केंद्र में नहीं बढ़ाया गया है। और ऐसे में अब इस बात को लेकर के भयंकर बहस है। बैकफुट पर उत्तर भारत को किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आबादी पे कंट्रोल नहीं हुआ और अब कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि हमसे ज़्यादा पावर संसद में ले आएँ। और एक ये भी आरोप लग रहा है कि मान लीजिए 800 सांसद हैं उत्तर भारत में, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उनकी सरकार बन गई है, तो 3, 4, 5 राज्यों को जीत लेंगे और पूरे देश पर राज करेंगे। अब ये बात वो दलील के तौर पर कही जाती है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसके अलावा फिर तो हरियाणा इतने जीत लीजिए और उसके बाद फिर सरकार बना लीजिए। तो ये तो नहीं होना चाहिए। अब ये भी आपको जाते जाते बताएं कि केवल ये मसला दक्षिण और उत्तर का ही नहीं है। अभी मैं एक नेता से बात कर रहा था तो उनका ये कहना था कि दरअसल ये केवल दक्षिण उत्तर में करके आप चीज़ों को ढकिए मत, दरअसल कहानी उत्तर में भी है। अभी इस वक्त पंजाब और हरियाणा की जो सीटें हैं उनमें फासला है और वो फासला है करीब 3 सीटों का। 10 हैं हरियाणा में, 13 हैं पंजाब में। आने वाले दिनों में जब परिसीमन होगा कि दोनों की 18 हो जाएंगी। अब आप बताइए, क्या पंजाब वाले इस बात को स्वीकार कर पाएँ कि हरियाणा वाले हमारे बराबर हो जाएंगे? पंजाब की आज ज़्यादा ताकत है लोकसभा में, उसके ज़्यादा सांसद हैं। हरियाणा की कम है, उसके कम सांसद हैं। दोनों की आप बराबर कर देंगे, हम कैसे स्वीकार कर लेंगे? और अभी हिमाचल की सीटें हैं 4, वो 4 ही रह जानी हैं, जबकि बगल में पंजाब की बढ़ जानी है और वो बढ़ के 18 हो जानी है। तो वो हिमाचल वाले कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो ये अपने आप में एक झोल सा हो गया है। और ऐसे में मांग की जा रही है दक्षिण के राज्यों के द्वारा कि देखिए, ऐसा है कि 1976 का जो मामला है वही अभी तक चल रहा है पिछले 50 सालों से, आप उसी को फ्रीज कर दीजिए और आप 1971 की जो जनसंख्या है उसके आधार पर
उसके आधार पर आप कोशिश ये करिए कि एक नया परिसीमन करें, उसमें किसी के आंकड़े घटेंगे नहीं। अभी तो बहुत सी जगहों पर आबादी बेतहाशा बढ़ गई, बहुत सी कम गई, तो फिर ऐसे में तो अन्याय हो जाएगा। 1971 की आबादी के अनुसार परिसीमन कीजिए और संख्या बढ़ाइए सीटों की। अब इसे केंद्र सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर कहा गया है कि 30 वर्षों तक जैसा है वैसा चलने दीजिए। 30 वर्षों तक जैसा है वैसा चलने दीजिए, यानी कि 543 सीट ही रहने दीजिए अगले 30 वर्ष में। 30 वर्षों में आबादी बढ़ा लेंगे दक्षिण के राज्य, और वो कहेंगे कि हाँ भाई अब करिए आप, अब देखते हैं कि किसकी सीटें कितनी बढ़ती हैं। लेकिन ये सब अपने आप में अजीब सी बातें लगती हैं। अजीब सी बातें ये लगती हैं कि 30 बरस तक आप, कई ऐसे चुनाव क्षेत्र हैं जहाँ पर सांसद महोदय पहुँच भी नहीं पा रहे हैं गाँव में। 25-25, 22-22 लाख आबादी और उसके वो प्रतिनिधि हैं, वो कैसे पहुंच सकते हैं, लोगों की बातें कैसे सुन सकते हैं। कहीं कहीं 25 लाख जा रहा है आबादी। दिल्ली जैसे शहर में तो इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ती चली जा रही है और उसके प्रतिनिधि बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, लेकिन वो लोगों से मिल तक नहीं पाते हैं। उनके काम कर देने की बात तो छोड़ दीजिए। तो अगर 30 साल तक इसी तरह से रहेगा तो पता चला कि एक प्रतिनिधि 50 लाख लोगों का प्रतिनिधि है। वो 5 साल में 50 लाख लोगों के लिए क्या कर सकता है अकेला व्यक्ति। और ऐसे में तो फिर लोकतंत्र उस तरह से प्रतिनिधित्व तो नहीं दे पाएगा लोगों को जिसकी कल्पना करके भारत ने लोकतंत्र को अपनाया था। तो ये बड़ी मुश्किल स्थिति आ गई है। और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? सरकार को रोक देना चाहिए ये परिसीमन का एक्सरसाइज, या फिर करना चाहिए? दक्षिण के राज्य जो कह रहे हैं वो गलत है कह रहे हैं क्या? कि उनकी आबादी घट गई है तो क्या उनका अधिकार घटा देंगे? और क्या उत्तर के राज्य जो उन्होंने आबादी अपनी इतनी बेतहाशा बढ़ा ली तो उनके अधिकार बढ़ जाएंगे? आबादी बढ़ाने कोई अच्छी चीज़ है क्या? आप ही ने तो कहा था आबादी घटाओ, बच्चे 2 ही अच्छे, तो फिर अब हमें क्यों आप कष्ट दे रहे हैं? इन तमाम बातों पर आपको क्या लगता है? आप अपने विचार ज़रूर साझा करें। धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।